बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमियोस्मोसिस। और केमियोस्मोसिस दो जगह पे होता है। एक फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एटीपी फॉर्मेशन हुई थी, फोटोफॉस्फोरिलेशन, उधर भी होता है, और इधर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उधर भी होता है जी। तो उधर हमने इसको सरसरी तौर पर देखा था। आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल से देखेंगे। ये हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई थी और इसको ऐसे दिखाया था। ये लाइन दरअसल लिपिड वो है, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। अब इनर मेम्ब्रेन है तो इसमें लिपिड बाइलेयर होगी ऐसे, ये सारी समझ लो लिपिड बाइलेयर है, और इस लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड थे। और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ हमने उनको साइटोक्रोम्स का नाम दिया था। एक साइटोक्रोम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, सब के आपको नाम बता चुके। इसी लाइन में, बल्कि आपको याद दिलाएं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसकी इनर मेम्ब्रेन में ये क्रिस्टी है। इन क्रिस्टी में इस तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उभरे हुए हैं। इनमें से एक मॉलिक्यूल की शेप इस तरह से है। ये आप फर्ज करें, ये मॉलिक्यूल में ऐसे बनाता हूँ, लिपिड बाइलेयर है ये, और ये मॉलिक्यूल इस तरह से, इसका एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा इसका ये है। इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है एटीपी सिंथेटेज, या एटीपी सिंथेज भी पढ़ा कहीं लिखा हुआ है। तो एटीपी सिंथेटेज है, इसका ये हिस्सा जो मेम्ब्रेन में फंसा हुआ है F0 पार्टिकल कहलाता है। आगे ये F1 पार्टिकल कहलाता है। F1 पार्टिकल को बाज़ औक़ात एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है। एलिमेंट्री पार्टिकल। अब हुआ क्या था, NADH, इसने अपना H इधर शिफ्ट किया था और ये हो गया था NAD, हो गया था। H जब इधर आ गया तो इस H में से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, प्रोटॉन इधर शिफ्ट हुआ। ये कौन सी जगह है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। यहाँ इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जब H की कंसंट्रेशन एक हद तक बढ़ जाती है, यानी वहाँ भी है H1 H+, यहाँ भी है, लेकिन दोनों में जब डिफरेंस पैदा हो जाता है, इधर ज़्यादा उधर कम, तो ये F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से ये F1 पार्टिकल इस मॉलिक्यूल के थ्रू उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये H, ये मॉलिक्यूल एक तरह का चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन को पंप भी कहते हैं। तो ये दरअसल है प्रोटॉन पंप। जब इधर H की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो ये इसके थ्रू उधर चला गया। उधर जाने के बाद इस चेन से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ जाके मिला। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिले तो ये बन गया H। अब ये H O के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा H2O, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एक और H इधर से आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, फिर ये जुड़कर पानी के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और ये 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब एनर्जी रिलीज हुई थी तो एटीपी बना था। एटीपी बनने का अमल फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। यहाँ क्योंकि NAD ऑक्सीडाइज हुआ है, इसलिए फिर एटीपी बना है, इसलिए इस एटीपी बनने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज डिपेंडेंट ऑन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, and movement of electrons through electron transport chain is dependent on movement of hydrogen protons from intermembranous space to matrix। तो ये जब तक ये उधर शिफ्ट ना हो तब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर से रिसीव नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं होंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो एटीपी नहीं बनेगी। इस पूरे अमल को कहा जाता है केमियोस्मोसिस। यानी कुछ केमिकल्स हैं जो ऑस्मोसिस के स्टाइल से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स में आए हैं। वैसे ऑस्मोसिस का मतलब क्या था, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन है थ्रू अ स्पेशल चैनल प्रोटीन। और पानी के लिए शर्त क्या है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इससे इलेक्ट्रॉन
उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उधर चले गए हैं, इसलिए इसको ऑस्मोसिस कहा गया। असल में ये ऑस्मोसिस नहीं था, ये डिफ्यूजन था। ठीक है, मेम्ब्रेन क्रॉस करने की वजह से इस अमल को ऑस्मोसिस कहा गया। तो हम ये नतीजा निकालेंगे, जब तक केमियोस्मोसिस नहीं होगा, केमियोस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू मैट्रिक्स, जब तक ये मूवमेंट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एटीपी सिंथेसिस इज डिपेंडेंट ऑन मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस टू मैट्रिक्स। हो गया ये क्लियर जी? तो ये था कि केमियोस्मोसिस। उसके बाद है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसको समझने से पहले एक जुमला बताना है आपको, फास्फोराइलेशन क्या है, थोड़ा सा तवज्जो से आपने सुनना है। जनरलाइज करेंगे तो फास्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फास्फेट इनटू एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस पर फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो उसको फास्फोराइलेशन। और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए तो क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप इनटू एडीपी टू फॉर्म एटीपी। एडीपी में इन फास्फेट ऐड होकर एटीपी बनने का ये अमल भी फास्फोराइलेशन कहलाएगा। और ये फास्फोराइलेशन दो तरह का है, एक को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, दूसरा आम फास्फोराइलेशन है। अब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या है कि अगर किसी सबस्ट्रेट के साथ फास्फेट ग्रुप लगा हुआ था, उधर से उठाकर एडीपी के साथ जोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट जोड़ दिया जाए और ये एटीपी बनेगा तो इसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन नहीं कहते। ये जनरल फास्फोराइलेशन है, ये हो सकता है फोटोफास्फोराइलेशन हो या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो। लेकिन अगर किसी सबस्ट्रेट के साथ ये फास्फेट लगा हुआ था, इससे उठाकर आप इस फास्फेट को एडीपी के साथ ऐड कर दें और फिर ये बन जाए एटीपी, तब इसको कहा जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। यानी किसी सब्सटेंस के साथ फास्फेट ग्रुप पहले से मौजूद है, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं है, उधर से उठा के आपने एडीपी में रखा। अब देखते हैं, हमने जो सेलुलर रेस्पिरेशन देखी थी उसमें कहाँ कहाँ हुआ जी? सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन, वो फास्फोराइलेशन में एंजाइम चाहिए। एंजाइम तो चाहिए होगा, एंजाइम के बगैर कोई भी नहीं होगा। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ग्लूकोज से क्या बन गया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, इससे फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, फिर इससे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना था, इसके बाद यहाँ पर DAP बना था और 3PGAL बना था, और फिर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद क्या बना था, 3PGA बना था। बल्कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड हुआ था इधर से, तो 1,3-BPGA बना था। इधर से फिर हमने देखा ये 3PGA बना, इस दौरान एक ADP के साथ फॉस्फेट ऐड हुआ तो ये ATP बना था। फिर हमने क्या कहा था, 2PGA बना था, 2PGA से पानी निकला तो PEP बना था, और इधर भी एक ATP बना था। यहां पर गौर करें बस, इधर 1,3-BPGA में से ये इस तरह का मॉलिक्यूल था, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, जिसके साथ एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पर, दूसरा फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 पर था। 1 वाले फॉस्फेट को यहां से उठा के आपने एडीपी में ऐड कर दिया तो ये एटीपी बन गया। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ कि नहीं हुआ? आपने एक मॉलिक्यूल से उठाकर फॉस्फेट ग्रुप को दूसरे के साथ ऐड कर दिया। तो पहली दफा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इस मरहले पर हुआ। दूसरे मरहले पर यहां हुआ है, फास्फोइनोल पाइरुवेट से फॉस्फेट उठाकर एडीपी को दिया है तो ये एटीपी बना है, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन था। तीसरा कहां हुआ है, क्रेब्स साइकिल में हुआ है। क्रेब्स साइकिल आपको याद दिलाता हूं, सिट्रेट बना था, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में बीच वाला एक छोड़ देता हूं, उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट, फिर इससे क्या बना था, सक्सिनाइल, सक्सिनाइल से क्या बना था, सक्सिनेट।
इस दौरान हमने आपको बताया था कि जीडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़कर जीटीपी बनाया गया था और जीटीपी से एक फॉस्फेट उठाकर एडीपी को दिया गया था, तो ये बन गया था एटीपी। तो यहां भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुई। फास्फेट ग्रुप कहां से लिया गया? जीटीपी से। जीटीपी से लाके किसको दिया? एडीपी को, तो ये एटीपी बन गया। तो यूं समझ ले सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन 3 दफा हुआ है। पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन 3 जगह हुआ है। एक 1,3-DPGA से, दूसरा फास्फोइनोल पाइरुवेट से, तीसरा सक्सिनाइल से सक्सिनेट बनते वक्त जीटीपी से फॉस्फेट इनरेट करके ये एटीपी बनाएंगे। ये क्लियर हो गया? बस इतना सा था। तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, एक 1,3-DPGA, दूसरा पीईपी और तीसरा सक्सिनाइल से सक्सिनेट बनते वक्त जीटीपी से फॉस्फेट इनरेट करके। हो गया बेटा? इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ 3PGAL। ये 3PGAL क्या है? 3PGAL 3-फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम क्या था? G3P ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इसकी अहमियत क्या है? यहां पर सबसे पहला जुमला याद रखना है, ये फ्री हालत में नहीं है, फ्री स्टेट में है ही नहीं। इट इज इंटरमीडिएट, ये दरमियान में बनता है। किस रिएक्शन में? 2 रिएक्शंस में बनता है, एक फोटोसिंथेसिस में, एक रिस्पिरेशन में। तो हमने पहले रिस्पिरेशन पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस पढ़ा। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में ये कहां बना था? देखिए RuBP कार्बन डाइऑक्साइड मिले थे ना, तो क्या बन गया था? 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो 2 बराबर हिस्सों में टूट गया था। G3P से 1,3-BPGA बना था। इसमें जब हमने NADH ऐड कर दिया था, NADPH में से हाइड्रोजन ऐड कर दिया था, तो ये बन गया था 3PGAL। बना था कि नहीं? Yes, sir. अब ये जब बना तो यहां से आगे इस रिएक्शन में 2 अहम वाकयात हुए। पहला वाकया क्या हुआ था? एक 3PGAL यहां अलग होकर इंतजार किया, दूसरा भी आया तो इससे बन गया ग्लूकोज। दूसरा, ये आपस में मिलकर ये रिसाइकिल होकर RuBP बनाएंगे। तो अगर हम इसको इस रिएक्शन से बीच से निकाल दें तो ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, ना आपका ग्लूकोज बनेगा, ना ये RuBP रिसाइकिल होगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये दरमियान में आ रहा है। बात क्लियर हो गई? तो इसको कहा इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं इंटरमीडिएट ऑफ रिस्पिरेशन ये कब बना था? ये ग्लाइकोलाइसिस में ही बना था। और ग्लाइकोलाइसिस में हमने अभी देखा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, इससे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और फिर ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। तो DAP और 3PGAL बना था। और हमने बहुत जोर देकर कहा था यहां से आगे का रिएक्शन इसके थ्रू चलेगा, इसके थ्रू नहीं चलेगा। ये इसमें कन्वर्ट होगा तो फिर ये आगे चलेगा। तो और इसीलिए यहां से हमने इसको 2 दफा क्यों दिखाया था। अब आप देखें ये फिर एक दरमियान में ऐसी जगह खड़ा है, यहां से आगे रिएक्शन चलेगा तो एनर्जी मिलेगी, नहीं चलेगा तो एनर्जी यहां तो खर्च हो गई। तो ये 2 अहम तरीन रिएक्शन के बीच में एक ऐसे मकाम पर यह वजूद में आता है जहां से आगे फायदा ही फायदा है। इधर फायदा क्या है? एटीपी मिल रहा है। फोटोसिंथेसिस में फायदा क्या था? ग्लूकोज भी बन रहा था, RuBP भी बन रहा था। तो ये कहते हैं ना कि जब शैतान को दरगाह इलाही से निकाल दिया गया तो उसने एक रिक्वेस्ट की कि मुझे लंबी जिंदगी अता कर। तो अल्लाह ताला ने कहा चलो ये तुम्हें दे दिया जिंदगी, जब तक कयामत है तू जिंदा रहेगा। फिर धमकाता हुआ बाहर आया कि अब मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठकर हर आने वाले मोमिन को गुमराह करूंगा। ये वही शैतान है जो बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहां से फायदा शुरू होने वाला है।
इधर भी आगे भी। तो ये अगर ना चाहे तो दोनों जगह फायदा नहीं होगा, ये चाहेगा तो फायदा हो। ठीक हो गया। ये इंटरमीडिएट। इसी तरह मैंने पहले कहा ये फ्री हालत में तो है ही नहीं, बहुत सारे ये दो अहम तरीन रिएक्शंस का इंटरमीडिएट भी है और कुछ और रिएक्शंस हैं एटीपी बनने के दौरान भी ये बीच में बनता है। तो कई अहम तरीन रिएक्शंस का ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है और रिएक्शंस को आगे चलाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम आते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। आज मुरझाए हुए क्यों है? सबसे पहले देखें, याद दिलाता हूं, हम क्या खाते हैं? फूड। इस फूड के 6 कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। 6 कंपोनेंट्स। 6 में से 3 है जिससे एनर्जी निकल सकती है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। और अगर आपको याद हो तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने एक जुमला कहा था, इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या मतलब है इसका? एनर्जी का सबसे सस्ता जरिया है। सस्ता किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा दस्तयाब हो। तो क्योंकि हमारी खुराक का सबसे बड़ा जरिया कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजाइन किया गया है वो कार्बोहाइड्रेट को यानी ग्लूकोज को मद्देनजर रखकर बनाएंगे। और हमने जो अभी तक रिएक्शन दिखाया उसमें ग्लूकोज ही को तोड़ते हुए देखा। तो जो हम प्रोटीन खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं, क्या ये जाया जाएंगे? नहीं, इनको भी एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट किया जाएगा। तो प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे तो बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड लिवर में डीएमिनेशन की जाती है। इसके अमाइनो ग्रुप को रिमूव करके सिर्फ ये ग्रुप एनर्जी के काम आता है डीएमिनेशन के बाद। जबकि लिपिड्स जब डाइजेस्ट होंगे तो 2 चीजें बनेंगी, एक फैटी एसिड्स बनेंगे और दूसरा ग्लाइसरोल बनेगा। ग्लाइसरोल में कितने मॉलिक्यूल थे? कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। फैटी एसिड में बहुत सारे, 2 से लेकर 30 थे। बस एक जुमला सुनना, जितने फैटी एसिड बने हैं इन सब को 2-2 कार्बन के टुकड़ों में काटा जाता है, 2-2 कार्बन के। फिर इन टुकड़ों को उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल किया जाएगा जो अभी हम पढ़ चुके थे। लेकिन इनके एंट्री पॉइंट्स मुकर्रर हैं। लिपिड्स के एंट्री पॉइंट्स अलग हैं और लिपिड से मुराद फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के एंट्री पॉइंट अलग हैं और अमाइनो एसिड के एंट्री पॉइंट्स अलग हैं। तो ये कहाँ एंट्री है ये देखते हैं, आपको शो करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस। मैं पूरा नहीं बता रहा। ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ एक वाकया हुआ, 2 मॉलिक्यूल बन गए ना। कौन से? DAP और 3PGAL। इसके बाद रिएक्शन यहाँ से आगे चला, क्या बन गया? पायरुविक एसिड। फिर क्या हुआ? पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हुई तो क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम A। इसके बाद यहां से क्या शुरू हुआ? क्रेब्स साइकिल शुरू हुआ। क्रेब्स साइकिल शुरू हुआ। तो सबसे पहले ग्लाइसरोल ये इधर शामिल हो जाता है, किधर? 3PGAL के साथ। जहां से 3PGAL बना था ग्लाइसरोल और इसकी शक्ल एक जैसी है। फर्क क्या था? इसमें 3 OH थे, इसके पास 2 OH थे। तो ये यहां इंटर होगा। अच्छा, फैटी एसिड्स कुछ इधर पायरुविक एसिड की जगह पर ऐड होंगे और कुछ एसिटाइल को एंजाइम में इधर इंटर होंगे। एसिटाइल को एंजाइम में कितने कार्बन थे? 2। तो फैटी एसिड की अक्सरियत को 2-2 के टुकड़ों में तोड़ा गया था, यहां एंट्री हो गई। ठीक हो गया। इसके बरक्स प्रोटीन जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कहां इंटर होंगे? पायरुविक एसिड की जगह भी ऐड हो सकते हैं, एसिटाइल को एंजाइम में भी ऐड हो सकते हैं और ये क्रेब्स साइकिल में भी ऐड हो सकते हैं।
तो इनके भी एंट्री होने की ये 3 जगह है। इसका मतलब ये हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन मेनली डिजाइंड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए ही पूरा चैनल बना हुआ है। तो फैटी एसिड्स और या लिपिड्स और प्रोटीन के लिए बीच बीच में गुंजाइशें रखी गई हैं, स्टॉप है इनके, यहाँ से आके शामिल हो जाओ तो बात अच्छा, नहीं। entry point। इनके लिए शुरू से नहीं है सिलसिला। मैं दोबारा बता दूं ये जुमला, ग्लूकोज को तो शुरू से ही स्टेप में तोड़ा गया ना, जैसे लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फैटी लिपिड्स और प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए शुरू से ये पूरा सिलसिला नहीं चलता। उसी ग्लूकोज के रिएक्शन की सीरीज में बीच बीच में पॉइंट से जहां ये इंटर होंगे, इधर एक गलती हो गई, ये फैटी एसिड्स आप जहन में रखें, ग्लाइसरोल नहीं है, ग्लाइसरोल तो इधर ऐड हो गया, फैटी एसिड्स इधर ऐड हो गए। तो फैटी एसिड्स या लिपिड्स और प्रोटीन हमारी खुराक में शामिल जरूर हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तरह इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनके लिए ये प्रोसेस शुरू से नहीं होगा, बीच से जहाँ से कार्बोहाइड्रेट चल रहे थे उधर ही बीच में ये शामिल होकर इनको भी तोड़ा जाएगा, तो इनसे भी एनर्जी निकलेगी। ठीक हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी फैटी एसिड से, क्योंकि उनमें फर्ज करें किसी में 30 कार्बन हैं, तो 15 टुकड़े होंगे, 15 टुकड़े, हर टुकड़े में 6 कार्बन, तो एक कार्बन से हर टुकड़े में 6 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन से 3 एटीपी निकलेंगे, तो कितने एटीपी निकलेंगे? सबसे ज्यादा एटीपी लिपिड से और उनके फैटी एसिड से। ठीक हो गया बेटा?